चलिए फ्रेंड्स, स्टार्ट करते हैं एक नया वीडियो और देखते हैं एमपीपीसीएस में आए हुए प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस। तो एक वीडियो ऑलरेडी अपलोड कर चुका हूं और उसी सीरीज का ये वीडियो है और बहुत सारे वीडियोस आएंगे। तो इस वीडियो में मैक्सिमम क्वेश्चंस देखते हैं कितने हो पाते हैं। 10 मिनट का वीडियो रहेगा और प्रॉपर एक्सप्लेनेशन के साथ रहेगा, ठीक है। चलिए स्टार्ट करता हूँ। पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग एक्ट of the constitution deleted the right to property from the list of fundamental right। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाता है। राइट टू प्रॉपर्टी पहले फंडामेंटल राइट था, बाद में इसको डिलीट कर दिया गया और इसको लीगल राइट बना दिया गया। तो ये पहली बात, तो आंसर इसका क्या होगा? 44th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट था। देखिए, अगर आपको सिर्फ अमेंडमेंट पता है ना कि कौन सा अमेंडमेंट था, तो भी आप टिक लगा सकते हो सी ऑप्शन। ए ईयर का कोई इशू नहीं है क्योंकि इसमें बाकी सारे ऑप्शंस अलग अलग दिए हैं, लेकिन ईयर भी क्या है? 1978 है और इसको हटा के बाद में इसको लीगल राइट बना दिया गया। लीगल राइट बना दिया गया, ठीक है। अच्छा, पहले 7 फंडामेंटल राइट्स थे और इसके हटने के बाद कितने रह गए? 6 फंडामेंटल राइट्स रह गए। अच्छा, ये जो राइट टू प्रॉपर्टी है ये किस आर्टिकल में था? ये आर्टिकल 31 में था और हटा के इसको अब किस आर्टिकल में डाला गया है? तो इसको हटा के डाला गया है 300 ए, आर्टिकल 300 ए। ध्यान रखिएगा, देखिए 42 अमेंडमेंट एक्ट जो था ये बहुत बड़ा एक अमेंडमेंट था, तो इसको बच्चे टिक कर देते हैं। ये गलती होने के चांस रहते हैं, ठीक है। तो इसको थोड़ा ध्यान देना है कि ये मिस्टेक आप मत करिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, और भी कुछ चीजें बताना चाहूंगा मैं आपको। देखिए, अगर मैं बात करूं कि और जो अमेंडमेंट्स दिए हुए हैं वो कौन कौन से अमेंडमेंट हैं, तो 37th अमेंडमेंट जो है ये यहाँ पे आपको दिख रहा होगा। ये जो है ये 1975 का अमेंडमेंट था और इसमें जो है अरुणाचल प्रदेश लेजिस्लेटिव असेंबली बनाई गई थी, ठीक है। अरुणाचल प्रदेश की लेजिस्लेटिव असेंबली बनाई गई थी, ठीक है। उसके बाद बात करते हैं हम लोग 38 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट देख लेते हैं। तो 38 जो अमेंडमेंट था वो क्या था? इट इनहेंसेस द पावर ऑफ प्रेसिडेंट। ये 38 वाला जो अमेंडमेंट था ये प्रेसिडेंट और गवर्नर की पावर को बढ़ा दिया था, ठीक है। और ये पावर को क्या बढ़ा दिया गया था? ऑर्डिनेंस पास करने की पावर मिल गई थी। तो क्वेश्चन ये भी पूछ सकता है कि प्रेसिडेंट और गवर्नर को ऑर्डिनेंस पास करने का पावर कहां से मिला, कौन से अमेंडमेंट से? तो आंसर क्या हो जाएगा? 38वां अमेंडमेंट, ठीक है। इसके बाद क्या है? 42nd अमेंडमेंट। तो ये क्या है? देखिए, ये जो है ये बहुत इंपॉर्टेंट अमेंडमेंट है और ये पूछा भी जाता है अक्सर। सोशलिस्ट वर्ड जो है, सोशलिस्ट सेकुलर और इंटीग्रिटी, ये 3 वर्ड जो है ये ऐड किया गया था प्रीएम्बल में, ठीक है। और ये 42nd अमेंडमेंट है। हालांकि और भी बहुत सारी चीजें हुई थी, लेकिन ये मेजर चीज है तो ये पता रहना चाहिए, ठीक। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है? Who had proposed पार्टीलेस डेमोक्रेसी इन इंडिया? ये पार्टीलेस डेमोक्रेसी किसने प्रपोज किया था, ठीक है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? जयप्रकाश नारायण, ठीक। और जयप्रकाश नारायण जो थे वो एक एक्टिविस्ट थे। पॉपुलरली इनको लोक नायक कहा जाता है, लोक नायक कहा जाता है, ठीक है। और पार्टीलेस डेमोक्रेसी इन्होंने ही इंट्रोड्यूस किया था। इनको 1965 में मैगसेसे अवार्ड मिला था। मैगसेसे अवार्ड से सम्मानित किया गया था और मरणोपरांत यानी पोस्ट ह्यूमसली इनको भारत रत्न भी मिला है। बीपीएससी वाले स्टूडेंट के लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है क्योंकि ये बिहार से ही ताल्लुक रखते हैं। भारत रत्न मिला है इनको, जयप्रकाश नारायण को, और ये मिला है कौन से ईयर में? 1999 में मिला है भारत रत्न, ठीक है क्या। अच्छा, टोटल रिवॉल्यूशन का स्लोगन भी इन्होंने ही दिया था। टोटल रिवॉल्यूशन का स्लोगन भी इन्होंने ही दिया था, ठीक है। क्लियर हो गया? चलिए आगे बढ़ जाते हैं और अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 3। तो पार्टीलेस डेमोक्रेसी किसने प्रपोज किया था? जयप्रकाश नारायण। तो इनके बारे में बहुत सारी बातें आपने जान ली। चलिए आगे बढ़ते हैं और तीसरा क्वेश्चन देखते हैं जो पीछे छुपा हुआ है, इसको सामने लाते हैं। हु वाज द फर्स्ट वुमेन टू बिकम अ चीफ इलेक्शन कमिश्नर? पहली
वुमेन चीफ इलेक्शन कमिश्नर कौन है इंडिया की? तो आंसर क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा वीएस रामा देवी। ठीक है, वीएस रामा देवी। इलेक्शन कमीशन जो है, इलेक्शन कमीशन की अगर मैं बात करूं तो चलिए यहां बताता हूं मैं। इलेक्शन कमीशन, इलेक्शन कमीशन जो है ये कब आया था? अगर इसकी बात मैं करूं तो ये आया था 25 जनवरी 1950 को आया। ठीक है, और इसका हेडक्वार्टर जो है न्यू दिल्ली में है। न्यू दिल्ली, न्यू दिल्ली में है। और पार्टिकुलर अगर नाम मैं कहूं तो निर्वाचन सदन कहते हैं, निर्वाचन सदन कहते हैं इसके हेडक्वार्टर को। ठीक है, और चीफ देखिए इनकी जो कमेटी होती है इसमें देखिए इलेक्शन कमीशन में दो होते हैं इलेक्शन कमिश्नर और एक होता है चीफ इलेक्शन कमिश्नर। ठीक, और ये अपॉइंट कौन करता है? तो ये अपॉइंट करता है प्रेसिडेंट साहब करते हैं इसको। अभी तो साहिबा है, प्रेसिडेंट साहिबा करती है। ठीक, वी एस रामा देवी जो है ये पहली औरत थी। अगर मैं बात करूं पहले चीफ इलेक्शन कमिश्नर कौन थे तो आंसर क्या होता? तो आंसर हो जाता सुकुमार सेन। सुकुमार सेन हो जाते पहले चीफ इलेक्शन कमिश्नर। ठीक, और वी एस रामा देवी के बारे में अगर मैं थोड़ी सी बात करूं तो ये 9th चीफ इलेक्शन कमिश्नर थी, सीईसी 9th सीईसी थी। और ये 1990 में बनी थी चीफ इलेक्शन कमिश्नर, 1990 में। ठीक है, और इनके बारे में एक छोटी सी बात और ये कहना चाहूंगा कि ये 13th गवर्नर थी कहां की? कर्नाटक की। ठीक, तो ये बहुत सारे फैक्ट्स हैं, सारे फैक्ट्स इंपॉर्टेंट है, कोई भी एक फैक्ट अपने आप में क्वेश्चन है। तो क्लियर हो गया। और अगर आप पूछेंगे टेन्योर, इलेक्शन कमिश्नर का टेन्योर क्या है, तो देखिए 6 साल का टेन्योर होता है या 65 साल का हो जाए, दोनों में से जो पहले आ जाएगा वो उसका जो एज है वो उतना रहेगा। ठीक है, अच्छा अभी इस समय कौन है? इस समय राजीव कुमार जी हैं चीफ इलेक्शन कमिश्नर, राजीव कुमार हट्टे कट्टे से हैं, फोटो देखिएगा। और ये 25वें चीफ इलेक्शन कमिश्नर है। ठीक, क्लियर हो गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलें, और भी कुछ जानना हो तो बताइए कमेंट बॉक्स में, वो भी बता देंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। चलो भैया बीच में आ जाओ, ये आ गया। विच आर्टिकल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन प्रिस्क्राइब द ड्यूटी ऑफ कॉम्प्ट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया? ये बहुत अच्छी एक पोस्ट होती है, कॉम्प्ट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल। तो ये इनकी ड्यूटीज किस आर्टिकल में है? देखिए ड्यूटीज जो है वो 149 में है। ठीक है, ड्यूटीज किस में है? आर्टिकल 149। क्लियर है। जो आर्टिकल इनको दिया गया है वो दिया गया है 148 से 151। एसएससी सीजीएल में डबल एओ का एग्जाम अगर आपका है तो उसमें ये क्वेश्चन जरूर पूछा जाता है। कॉम्प्ट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल का डबल एओ के पेपर में इस तरह का क्वेश्चन जरूर आता है जिसमें कॉम्प्ट्रोलर और ऑडिटर जनरल के बारे में पूछा जाता है। ठीक है, तो इसमें हो गया आर्टिकल 149। 148 में ये दिया हुआ है आर्टिकल की कॉम्प्ट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल की पोस्ट होगी, और 49 में उनकी ड्यूटीज दिया गया है। क्लियर है। अच्छा, इन ये जो है कॉम्प्ट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल, ये इनकी सैलरी वगैरह जो है वो जज ऑफ सुप्रीम कोर्ट, जज ऑफ सुप्रीम कोर्ट की जितनी होगी उतनी ही होती है। और ये अपना रेजिग्नेशन जो है वो प्रेसिडेंट को ही दे सकते हैं। ठीक, और इनका भी टेन्योर वही 6 साल है या 65 साल की एज। ठीक, इनको ईयर एंड आईज ऑफ द पब्लिक अकाउंट कमिटी कहा जाता है। ठीक, पहले सीएजी कौन थे? फर्स्ट सीएजी कौन थे इंडिया के? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? वी नरहरि राव, नरहरि राव। और इस समय कौन है? इस समय है जीसी मुर्मू साहब, जीसी मुर्मू। तो प्रेसिडेंट भी मुर्मू और सीएजी भी मुर्मू। ठीक, क्लियर है, इतनी बातें क्लियर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं क्या है भाई। ये चलिए 10 मिनट का वीडियो हो गया है, इस वीडियो में इतना ही रखता हूं मैं, 4 क्वेश्चन। और कोशिश करूंगा अगले वीडियो, देखिए इतने सारे फैक्ट्स हैं कि थोड़ा वीडियो क्वेश्चन उतने नहीं हो पा रहे हैं, पर ठीक है कोई बात नहीं है। 10 वीडियो बनेगा तो 10 में बनाएंगे, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन फैक्ट्स सारे डालेंगे। चलिए थैंक यू सो मच। आई होप ये वीडियो आपको अच्छा लगेगा, लाइक करिएगा, शेयर करिएगा। अगर चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए भैया, बहुत मस्त मस्त कंटेंट आने वाला है। धन्यवाद।